नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक विशेष संस्करण के साथ आपके सामने हूँ। अदालत में दोष निर्दोष साबित करने की कानूनी जंग में एक शब्द जो कि बार बार सुनने को मिलता है, वह शब्द है जमानत। आरोपी को राहत देने के लिए इस व्यवस्था को कानून में जगह दी गई है, लेकिन ये राहत कितनों को नसीब होती है और कितनी आसानी से मिलती है, ये बड़ा सवाल है। जमानत का विरोध आमतौर पर प्रोसिक्यूशन या पुलिस या जांच एजेंसी करती है और बचाव पक्ष आरोपी की तरफ से दलीलें देकर बेल की मांग को जायज ठहराने की पूरी कोशिश करता है। वैसे ये खींचतान आरोपी के संवैधानिक अधिकार और ट्रायल की कानूनी ज़रूरत के बीच चलती है। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इस कानूनी सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम बलचंद उर्फ बलिया के एक ऐतिहासिक फैसले में प्रतिपादित किया, लेकिन इस फैसले की आत्मा को शायद आज भुला दिया गया है। गौर करने की बात यह है कि जमानत शब्द को सीआरपीसी 1973 में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। जमानत का प्राथमिक उद्देश्य मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष और मुकदमे के दौरान पूछताछ और जांच के लिए जांच एजेंसियों के समक्ष आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। वहीं बेल काफी हद तक बेंच के न्यायिक विवेकाधिकार पर भी निर्भर करता है, और लेकिन मुचलके की राशि नहीं दे पाने वाले गरीब व्यक्ति को भी जेल में रखना गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा है आमतौर पर, और जस्टिस पीएन भगवती ने हुस्नैरा खातून मामले में जोर देकर कहा था कि जमानत याचिका की जल्द सुनवाई भले ही संविधान में उल्लिखित न हो, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 के तहत इस हक को स्थापित करना चाहिए। वैसे ज़मीनी हालात कितना इससे इत्तेफाक रखता है, ये भी एक सवाल है। विधि आयोग ने अपनी 268वीं रिपोर्ट में कहा था कि देश भर की जेलों में भीड़ भाड़ का एक कारण जमानत प्रणाली में असंगति भी है। सीआरपीसी की धारा 437A में प्रावधान है कि मुकदमे की सुनवाई और अपील के निपटान से पहले अदालत को आरोपी व्यक्ति को जमानतदार के साथ जमानत बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आयोग ने यह भी कहा कि धारा की आलोचना, ये कहते हुए उन्होंने इस धारा की आलोचना की कि जहां व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है लेकिन जमानत देने में सक्षम नहीं है, वहां उसे रिहा करने की गुंजाइश रहे। यानी कि धारा 437A पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। लगभग 70% विचाराधीन कैदी कम पढ़े लिखे हैं, वे गरीब भी हैं। ऐसे में जमानती बॉन्ड की शर्त लगाना तर्कसंगत नहीं लगता। शक्तिशाली, अमीर और प्रभावशाली वर्ग को कुछ ही समय में तुरंत जमानत मिल जाती है, जबकि गरीब, वंचित, दलित जो हैं वो जमानत से हमेशा उनको इनकार का ही सामना करना पड़ता है आमतौर पर, और वर्षों तक इस वजह से वो जेल में बंद रहते हैं। जमानत की पेंच सीआरपीसी तक ही उलझे नहीं हैं। यूएपीए, पीएमएलए, एनडीपीसी, अन्य कानून में भी जमानत मिलने की प्रक्रिया बेहद पेचीदी है। तीनों ही कानून में आरोपी को तब तक दोषी माना गया है जब तक वह उसकी बेगुनाही प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया साबित नहीं होती है। यह कानून की मूल अवधारणा के उलट है, जिसमें आरोपी को दोष सिद्धि तक बेगुनाह माना जाता है। इन तीनों कानूनों में और इससे पहले टाडा में ये प्रावधान रहा है। इससे इन कानूनों के तहत आरोपी बनाए गए व्यक्ति की जमानत मुश्किल तो हो ही जाती है, लेकिन आज जमानत की जंग अक्सर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती नहीं है और हाई कोर्ट से निराशा मिलने पर लोग सर्वोच्च अदालत का रुख करने लगे हैं। इन्हीं हालातों के मद्देनजर जमानत पर अर्णव गोस्वामी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को संदेश दिया था कि वे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा जरूर करें। जाहिर है कि चाहे कानून कोई भी हो, आरोपियों के लिए जमानत मिलना आसान नहीं है। न्यायिक सुधारों में जमानत प्रक्रिया में सुधार सबसे आगे आता है और इसे न्याय संगत बनाना होगा, और सच कहें तो मानवीयता के पहलू का समावेश भी करना इसमें जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये इंडिया लीगल, बेल या जेल।
क्या जमानत देने से जज डरते हैं? ये बात जब भारतीय न्यायपालिका के मुखिया कहते हों तो ज़रूर कोई सच्चाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात देश के निचली जुडिशरी के जजों के संदर्भ में कही है। सीजीआई ने कहा कि जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने के डर की भावना के कारण जमीनी स्तर पर न्यायाधीश जमानत देने से हिचकने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जमानत देने के लिए जमीनी स्तर पर अनिच्छा के कारण अदालत में जमानत आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। There is a sense of fear that if I grant bail, will somebody target me tomorrow on the ground that I granted bail in a heinous case? सुना आपने, कुछ ऐसा है माहौल निचली अदालतों में, जहां पर ज्यादातर अपराध के मामले आते हैं। जजों में एक झिझक है जमानत देने में। खास तौर पर संगीन अपराधों में निचली अदालतों के जज बेल देने से घबराते हैं। और अगर ये बात भारतीय न्यायपालिका की तरफ से आती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, मगर ये सिद्धांत पूरे भारत में जिला अदालतों में कमजोर हो रहा है। सीजीआई ने इस बात की जांच करने के लिए कहा कि जिला अदालतें नागरिकों की निजी आजादी को कायम रखने में अनिच्छुक क्यों लगती हैं। जिला जजों के जमानत देने में झिझकने की आदत का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि ऐसी आशंका बढ़ रही है कि निजी आजादी से जुड़े मामलों में जिला अदालतों में अंकुश है। जिला अदालतों में जमानत के नियम का महत्व घट रहा है और इस प्रवृत्ति का गहन मूल्यांकन करने की जरूरत है। And why are judges at the grassroots reluctant to grant bail? Not because they don't have the ability, not because the judges at the grassroots don't understand the crime. They probably understand the crime better than many of the higher court judges because they know what crime is at the grassroots in the districts. But there is a sense of fear that if I grant bail, will somebody target me tomorrow on the ground that I granted bail in a heinous case? This sense of fear nobody talks about, but which we must confront. Because unless we do that, we are going to render our district courts toothless and our higher courts dysfunctional. सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ गुजरात के कच्छ में एक न्यायिक अधिकारी सम्मेलन में बोल रहे थे और यहाँ उन्होंने कहा कि सभी जिला जजों को मुझे बताना चाहिए कि ये प्रवृत्ति क्यों उभर रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो नवंबर में सीजीआई के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, उन्होंने भी कहा कि जिला न्यायाधीशों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पवित्रता के बारे में अभियोजन पक्ष पर सवाल उठाना चाहिए। दरअसल बुनियादी सिद्धांत ये है कि जमानत को आदर्श माना जाना चाहिए और जेल को केवल अंतिम उपाय माना जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सिद्धांत खत्म होता जा रहा है। यौन मामलों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है, जो निचली अदालतों द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की मांग करते हुए ऊंची अदालतों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। ये जरूरी है कि व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण समझौता नहीं किया जाए और नागरिकों के मौलिक हक का हनन न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे निचली अदालतों के जजों का बेल देने से हिचकना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ज्यादातर अपराध की वारदातें जिलों और गांवों में ही होती हैं और केस सबसे पहले निचली अदालत में ही जाता है। यहीं पर अगर आरोपी को गलत फैसले का सामना करना पड़े और बेल की जगह जेल मिले तो फिर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने ही लगते हैं और न्याय की पहुंच बाधित होती दिखती है। लेकिन जमानत मिलने की समस्या बस यहीं नहीं रुकती है। इसके अलावा भी सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहाँ तक कहा कि साल 2022 की एक याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के प्रधान न्यायाधीश नहीं थे, लेकिन उनके दिल में कैदियों के प्रति संवेदना थी। जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में पड़े रहने वाले आरोपियों के प्रति दर्द था। ये दर्द उस वक्त उभर कर आया जब वे न्यायिक अधिकारियों से एक कार्यक्रम में रूबरू हुए। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। यहाँ पर भरी सभा में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेल नॉट जेल के सिद्धांत को उठाया और कहा, जमानत के केस की जल्दी ही सुनवाई होनी चाहिए।
देश की अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों का मुद्दा लगातार उठता रहता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदालतों में दाखिल होने वाली जमानत याचिकाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने देश के सभी न्यायिक अफसरों से कहा कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को तत्काल देखने की भावना के साथ निपटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उनसे बेल नोट जेल यानी जमानत जेल नहीं के मूल सिद्धांत पर काम करने का भी आह्वान किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जमानत के मुद्दे को उठाते हुए इस दौरान कहा, बेल नोट जेल आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे मूलभूत सिद्धांत में से एक है। भारतीय जेलों में बंद कैदियों की संख्या एक विरोधाभासी हालात को दर्शाती है। यह सरकार का कर्तव्य है कि एक न्यायोचित और समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कानून प्रणाली न्याय को बढ़ावा मिले। It is the duty of state actors to secure a just and egalitarian social order in which the legal system promotes justice and ensures that opportunities for securing justice are not denied to any segment of society due to social and economic disabilities. NALSA is an ambitious project of constitutional reach which uses the bottom-up approach to ensure that access to justice penetrates through the rivers, mountains and deserts of our beautiful landscape. जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह बात दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की बैठक में की। वो इस दौरान 1200 से अधिक अफसरों को संबोधित कर रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जमानत के मामले की सुनवाई में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही न्याय की गुणवत्ता में उन्होंने सुधार करने की अपील भी की है। उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का नेतृत्व कर रहे थे जिसने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे किसी भी आरोपी को बेल देने का आधार है, अपराध साबित होने तक उसे निर्दोष मानकर ही चला जाता है। यानी जब तक कानून की नजर में वो दोषी सिद्ध न हो जाए उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। इसी आधार पर उस शख्स के लिए आरोपी शब्द का इस्तेमाल होता है, न कि अपराधी शब्द का। उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध होने तक अगर वह जेल में होता है तो उसे सजा याफ्ता के बजाय विचाराधीन कैदी कहा जाता है। वर्ष 1977 में राजस्थान बनाम बालचंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जस्टिस V कृष्ण अय्यर ने संविधान के मूल अधिकारों के आधार पर एक नजीर तय की। बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जमानत एक नियम है जबकि जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। लेकिन ये इन तमाम मामलों में अगर देखा जाए तो बेल अक्सर मिल भी जाती है, लेकिन बेल ऑर्डर जेल अधिकारियों को देर से मिलते हैं जिसके कारण आरोपी को बेवजह जेल में रहना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक पहल पर जेल में बंद कैदियों के लिए जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया को और आसान बनाया। अब कैदियों को जमानत के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के जेल प्रशासन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने आदेशों को संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को जेल से रिहाई में होने वाली देरी पर चिंता जताई थी। इस सिस्टम का नाम ही फास्टर है, यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इस नए सिस्टम के जरिए समन, कोर्ट के अंतरिम स्टे, जमानत ऑर्डर, जमानत के परवाने आदि फौरन भेजे जा सकेंगे। जब आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद देरी के कारण आर्थर रोड जेल में एक अतिरिक्त रात गुजारनी पड़ी थी, तब बेल ऑर्डर का मसला सबसे पहले सामने आया था। दरअसल बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद आर्थर रोड जेल में एक अतिरिक्त रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि बेल ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक जेल में मौजूद बॉक्स में नहीं पहुंच पाया। इसके बाद बेल ऑर्डर में विलंब का मसला उभरा। इसी दौरान तत्कालीन CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी आगरा सेंट्रल जेल में 13 कैदियों की रिहाई में देरी का संज्ञान लिया था।
13 जुलाई 2021 को दोषियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल आदेश 8 जुलाई को पारित किया गया था, लेकिन दोषी जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि जेल अधिकारी कह रहे थे कि उन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति डाक से नहीं मिली है। अपराध करने के समय किशोर होने के बावजूद दोषियों ने 14 से 20 साल जेल में बिताए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 दोषियों को तत्काल अंतरिम जमानत दी थी। लॉन्च इवेंट के दौरान तत्कालीन CJI NV रमन्ना ने कहा कि फास्टर की अवधारणा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने के बावजूद कैदियों को 3 दिन तक रिहा नहीं किए जाने के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद आकार लिया। रिहाई में देरी हुई क्योंकि आदेशों की फिजिकल कॉपी समय पर जेल अधिकारियों को नहीं दी गई। उसके बाद CJI की अगुवाई वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को विकसित करने के निर्देश जारी किए गए। 1887 email IDs of all the nodal officers and other officers connected across the country. To begin with, the faster cell shall transmit records of proceedings or orders related to bail and release passed by this court to the concerned officers and duty holders through email. For the purpose of authentication, such orders or record of proceedings will bear digital signatures of authorized nodal officers of the Supreme Court as well as the institutional digital signatures. उसके बाद अपने कार्यकाल के दौरान बेल ऑर्डर पर CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ सक्रिय हुए थे। उन्होंने जेल के अधिकारियों तक बेल ऑर्डर पहुंचने में देरी को बहुत गंभीर कमी करार दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेल ऑर्डर के विलंब को युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि यह हर अंडर ट्रायल कैदी की मानव स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत गंभीर कमी बेल ऑर्डर्स के पहुंचने में देरी है, जिसे हमें युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रत्येक विचाराधीन या यहाँ तक कि एक दोषी की भी मानवीय स्वतंत्रता को संबंधित है, जिसे हिरासत से मुक्ति मिली है। अब हालात सुधरे हैं, नई प्रणाली लागू है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या फास्टर नाम की इस योजना से अदालत के फैसलों की तेजी से जानकारी मिल सकेगी और उस पर तेजी से आगे की कार्यवाही संभव हो सकेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर एक जेल में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। उस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने उड़ीसा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर द्वारा शुरू की जा रही एक पहल ई कस्टडी सर्टिफिकेट का भी उल्लेख किया। ई कस्टडी सर्टिफिकेट हमें उस अंडर ट्रायल का दोषी व्यक्ति के संबंध में भी सभी आवश्यक डेटा देगा। प्रारंभिक रिमांड से लेकर प्रत्येक मामले की बाद की प्रगति तक इससे हमें यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि बेल ऑर्डर जैसे ही दिए जाते हैं वो जहां से भेजा जाता है तत्काल कार्यान्वयन के लिए जेलों तक पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने जेल अधिकारियों को अपने फैसलों से त्वरित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। जिन कैदियों को राहत दी गई है वो रिहा होने के लिए प्रमाणित ऑर्डर की कॉपी का इंतजार न करें। फास्टर सिस्टम के जरिए अदालत के फैसलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तेजी से भेजा जा सकेगा और उस पर तुरंत रिहाई की कार्यवाही हो सकेगी। उस सिस्टम के आने के बाद कैदियों को जमानत के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के जेल प्रशासन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जमानत के मामलों में अदालतों के आदेश न तो बहुत लंबे और विस्तृत होने चाहिए और न ही बहुत देर से आने चाहिए, क्योंकि दोनों ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को आरोपी व्यक्तियों की जमानत खारिज या मंजूर करते समय मामले के गुण दोष या इसमें शामिल सबूतों पर व्यापक विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। जमानत के चरण में इस तरह की लंबी बहस आरोपी के लिए मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
और इसमें सुधार के लिए तमाम अन्य कोशिशें भी की गई हैं। अब हम आपको ये समझाते हैं कि जमानत मिलने के बाद आरोपी की रिहाई में कितना वक्त यूं लगता है। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट जब किसी अंडर ट्रायल या दोषी को जमानत देता है तो उसके बाद जेल प्रशासन आगे की कार्रवाई को शुरू करेगा। वहीं अगर 7 दिन के अंदर जमानत मिलने के बाद कैदी को रिहा नहीं किया जा रहा है तो जेल अधीक्षक को इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देनी होती है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले जेल प्रशासन से कहा था कि एसओपी तैयार करके ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जिन कैदियों को जमानत दी गई है उन्हें 48 घंटे की अवधि के अंदर जेल से रिहा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अंतिम संस्कार जैसी स्थिति में ये अवधि 5 से 6 घंटे की ही होनी चाहिए। पूरे मसले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से देखेंगे। जमानत और रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। अदालत जो एक अंडर ट्रायल कैदी दोषी को जमानत देती है उसे उसी दिन या अगले दिन जेल अधीक्षक के माध्यम से कैदी को ईमेल द्वारा जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। वहीं जेल अधीक्षक को ई जेल सॉफ्टवेयर या कोई अन्य सॉफ्टवेयर जेल विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा हो उसमें जमानत देने की तारीख दर्ज करनी होगी। किसी भी आरोपी को जमानत देने की तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर रिहा नहीं किया जाता है तो ये जेल अधीक्षक का कर्तव्य होगा कि वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करे। वहीं कैदी के साथ और उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से कैदी की सहायता और बातचीत करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर या जेल विजिटिंग एडवोकेट को नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा NIC ई जेल सॉफ्टवेयर में आवश्यक फील्ड बनाने का प्रयास करेगा जिससे जेल विभाग द्वारा जमानत देने की तारीख और रिहाई की तारीख दर्ज की जा सके। अगर कैदी 7 दिनों के भीतर रिहा नहीं होता है तो एक स्वचालित ईमेल सचिव DLSA को भेजा जा सकता है। DLSA के सचिव अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने की दृष्टि से परिवीक्षा अधिकारियों या पैरालीगल वॉलंटियर्स की मदद ले सकता है जिससे कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके जिसे संबंधित न्यायालय को जमानत की शर्तों पर ढील देने के अनुरोध के साथ समक्ष रखा जा सके। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां अंडर ट्रायल या दोषी अनुरोध करता है कि वो एक बार रिहा होने के बाद जमानत बॉन्ड या जमानत दे सकता है उस वक्त एक उपयुक्त मामले में अदालत अभियुक्त को एक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है ताकि वो जमानत बॉन्ड या जमानत प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा जमानत देने की तारीख से 1 महीने के भीतर जमानत बॉन्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित न्यायालय इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकता है और विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन छूट की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त दोषी की रिहाई में देरी का एक कारण स्थानीय जमानत पर जोर देना है। ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में अदालतें स्थानीय जमानत की शर्त नहीं लगा सकती हैं। जमानत अपने आप में बेहद पेचीदा मसला है, इसमें कोई शक नहीं। कई तरह के कानून है जिसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। मसलन UAPA, NDPS, PMLA इन कानूनों में जेल अपवाद नहीं रह जाता। वहीं साधारण बेल प्रक्रिया के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है क्योंकि प्रावधान ही ऐसे हैं। बेल पर कोर्ट रूम में कानूनी बहस भी दांव-पेच वाली ही रहती है। जमानत के तमाम कानूनी पेच को समझते हुए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कहां देश के नामचीन वकीलों और जजों ने किस तरह से इस पूरे मामले को देखा है। जमानत को आरोपी के लिए राहत माना जाता है लेकिन ये उसके लिए आज गले की हड्डी बन गई है। कई तरह के कानूनी प्रावधानों में उलझे जमानत कानून के जाल से निकलना आज इतना आसान नहीं है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने जमानत प्रावधान सहित PMLA के विभिन्न कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की आलोचना की। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने 2017 के उनके पहले के फैसले को खारिज कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पाना मुश्किल हो गया है। And because of a very unfortunate recent judgment of the Supreme Court undoing my earlier judgment,
it becomes very difficult for persons to get bail in these cases. The ultimate conviction rate may be 0.2%. So there's no hope of your being convicted, but you will not be let out on bail. So if the coercive machinery of the state is to be used in this fashion, then there's no doubt that the chill effect or the chill factor spoken about in all our judgment comes into full play. वहीं न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने जमानत न्याय शास्त्र के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत की प्रथा की आलोचना की और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह धारणा कि जेल एक नियम है जबकि जमानत एक अपवाद है, स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह धारणा कि जेल एक नियम है जबकि जमानत एक अपवाद है, स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने देश में जिस तरह से जमानत न्याय शास्त्र को क्रियान्वित किया जा रहा है उस पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर व्यक्ति जमानत का हकदार है तो जमानत से इनकार करना बौद्धिक बेईमानी है। But this can't be a prolonged affair. If the trial goes on, then the person must get bail. You are depriving his right. Tomorrow you don't get a conviction. How do you compensate him for the period he is in custody? So this whole culture that of a change from of a bail and not the jail was the rule. Are we evolving? I'm putting a question to myself. That the jail is the rule, the bail is an exception. I don't believe that's the correct position. जमानत के पेंच सिर्फ कानूनी नहीं होते, ऐसे केस में राजनीतिक पहलू से भी जुड़े होते हैं। जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मसले पर अपनी खरी खरी प्रतिक्रिया दी और सरकार को आड़े हाथों लिया। They have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress Party. You know what they've done in Maharashtra, in West Bengal. They've been targeting the ministers there. Abhishek Banerjee has been troubled. Where is this leading to? And why are courts not waking up to the utter blatant misuse of PMLA? आज सिर्फ तमाम तरह के सख्त और विशेष कानून नहीं है, बल्कि विभिन्न जांच एजेंसियां भी हैं जो धर पकड़ में माहिर हैं और उनके पास है कानूनी प्रावधानों का ऐसा जखीरा जिसका इस्तेमाल करके वो आरोपी को अनंत काल तक सलाखों के पीछे रख सकते हैं। ऐसे में न्याय की देवी निश्चय ही आंखों में पट्टी बांधे दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूं अक्सर ये होता है कि कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाती है। लंबी दलीलों के बावजूद कानून के प्रावधानों से जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। अब आइए हम आपको ये समझाते हैं कि किन कारणों से जमानत नहीं मिलती है। जमानत प्रक्रिया के पेंच। गैर जमानती अपराध में मामला कम से कम मजिस्ट्रेट के पास तो जाएगा ही अगर उन्हें लगेगा कि मामला गंभीर है और बड़ी सजा हो सकती है तो वो बेल नहीं देते। फांसी या उम्र कैद से कम सजा की संभावना पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत केस की स्थिति के हिसाब से बेल दे सकती है। अपवाद की स्थिति अलग होगी। सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल पिटीशन स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट गंभीर मामलों में भी बेल दे सकता है, लेकिन काफी कुछ केस के मेरिट पर निर्भर होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस की मेरिट पर ही बेल तय होगी। चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने पर्याप्त पूछताछ कर ली है और अपनी तरफ से जांच पूरी कर ली गई है। ट्रायल के दौरान अहम गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए हों तो भी आरोपी को बेल नहीं मिलेगी। मामला गंभीर हो और गवाहों को डराने या केस के प्रभावित होने का अंदेशा हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी जमानत नहीं मिलती। जमानत का मसला जब अदालत में पहुंचा, कोर्ट ने इसे नागरिकों के बुनियादी अधिकार और प्राकृतिक न्याय का मुद्दा माना और अपने फैसलों में नागरिकों के हितों की रक्षा की है। आइए नजर डालते हैं जमानत पर दिए गए उन फैसलों पर जो नजीर बने। जमानत हर कैदी का अधिकार है। किसी भी कैदी को जमानत नहीं देना उसके मानव अधिकार का हनन है। इन बातों के लिए भले ही संविधान का हवाला दिया जाता हो,
लेकिन जमीनी हालात में बेल की कानूनी कार्रवाई कैदियों पर भारी पड़ी है। गरीब और गैर रसूखदार कैदी तो और भी प्रभावित हैं। वर्तमान बेल प्रणाली में कई खामियां हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। बेल प्रक्रिया की खामियों से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी चिंतित दिखे। उन्होंने जेल के अधिकारियों तक बेल ऑर्डर पहुंचाने में देरी को बहुत गंभीर कमी करार दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि ये हर अंडर ट्रायल कैदी की मानव स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अदालतें भी बेल की अहमियत को समझती रही हैं और वक्त वक्त पर अपने फैसले से जमानत प्रक्रिया पर ठोस निर्णय और महत्वपूर्ण टिप्पणियां करती रही हैं। आइए नजर डालते हैं जमानत पर दिए गए कुछ अहम अदालती फैसलों पर। स्टेट राजस्थान वर्सेस बालचंद, सामान्य नियम जमानत है और जेल नहीं। नसरीम हुलू वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अस्पष्ट विषय है। बेल हद तक बेंच के न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सीताराम पोपट वेटल, जमानत आरोपों की प्रकृति, दोष की गंभीरता, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को धमकी की आशंका पर निर्भर है। होशनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी, शीर्ष अदालत ने एक मिसाल कायम तब की जब उसने कहा था कि व्यक्तिगत मुचलके पर यानी बिना जमानत के प्री ट्रायल रिलीज हो सकता है। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मुचलके की राशि नहीं दे पाने वाले गरीब व्यक्ति को भी जेल में रखना गलत है। अजीत पाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गरीब है। जाहिर है कि अदालतें बंदियों के अधिकार को लेकर चिंतित हैं। आज जब अमीरों और रसूखदारों को गरीबों की तुलना में ज्यादा जल्दी बेल मिलती दिख जाती है और जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे वक्त में जमानत की न्यायिक प्रणाली में सुधार लाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी करके ये स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि क्या जमानत देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई नया कानून तैयार किया जा रहा है। जस्टिस MM सुंदरेश और SVN भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार जमानत अधिनियम से अलग कोई अधिनियम की शुरुआत पर विचार कर सकती है ताकि जमानत देने को और ज्यादा सुव्यवस्थित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिससे देश में जमानत देने को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। शीर्ष अदालत का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिससे जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेने में लगातार देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में अपने 2022 के फैसले में अदालती फैसलों में एकरूपता और निश्चितता की आवश्यकता पर जोर देते हुए जमानत अधिनियम लाने की सिफारिश की थी। वैसे जमानत के इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो एक मामला बड़ा ही स्पष्ट रूप से सबके सामने आता है। वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाली बेंच ने जब अर्णव गोस्वामी केस में एक ऐसा फैसला दिया जो निजी स्वतंत्रता के लिए एक उदाहरण बना। मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ वाली बेंच ने अर्णव गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ है तो ये न्याय पर आघात होगा। ये कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो राज्यों को आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए न करने दे। हाई कोर्ट और निचली अदालतें ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ लंबित जमानत अर्जी पर जल्द ही फैसला हो। आज जब हिरासत आसान और जमानत मुश्किल हो गई है तो नागरिक की आजादी के लिए ये फैसला बेहद अहम है, जिसको बार बार याद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2020 को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को बड़ी राहत दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अवकाश पीठ ने दिन भर चली सुनवाई के बाद अर्णव और इस मामले के 2 अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि राज्य को पता होना चाहिए कि लोगों की स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अहम बताते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, सभी उच्च न्यायालयों को एक संदेश जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वे अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा, अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो विनाश के रास्ते पर चलेंगे। कोर्ट ने कहा, अगर राज्य सरकारें किसी को निशाना बनाए तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। कोर्ट के आदेश पर रात 8:30 पर अर्णब को तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो खुली कार में प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए घर पहुंचे। 2018 के एक आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका दिया गया। अदालत ने अर्णब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे अगर हम इस तरह के फैसलों की बात करें तो अर्णव केस में सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा था कि हाई कोर्ट जिला अदालतों को राज्यों द्वारा बनाए हुए आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग से बचना चाहिए। अदालत के दरवाजे एक ऐसे नागरिकों के लिए बंद नहीं किए जा सकते हैं जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया राज्य द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के संकेत हो। वहीं अर्णव के जमानत मसले को प्राथमिकता से कोर्ट द्वारा उठाए जाने पर सवाल भी उठे कि क्या कोर्ट कोई सेलिब्रिटी या खास व्यक्ति की जमानत याचिका आम व्यक्ति की जमानत अर्जी से ज्यादा अहम मानती है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के इस पूरे मामले को रात के 12 बजे सुना गया था। बहरहाल कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें किसी भी आरोपी को जमानत आसानी से नहीं मिलती, खासकर पीएमएलए में। केजरीवाल, संजय सिंह और सिसोदिया उदाहरण हैं इसके। इस कानून की सख्त धाराएं, इस कानून के सेक्शन 45 में जमानत के कुछ कठोर शर्तें, इन तमाम वजहों से इसमें जमानत मिलना मुश्किल है। जैसे आरोपी को खुद साबित करना है कि आरोप बेबुनियाद है। धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें हैं। एक्ट के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल काम इसलिए भी है क्योंकि जमानत के लिए एक्ट में कोई साफ आधार नहीं रखा गया। एक्ट की धारा 45 में जमानत के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। अदालत ऐसे मामलों में सिर्फ तब जमानत दे सकती है जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो कि अपराधी संबंधित अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। पीएमएलए के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानत का प्रावधान नहीं है। ईडी को पीएमएलए कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने, परिसर की तलाशी लेने का अधिकार भी है। इस कानून के तहत गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में ये साबित करना होगा कि उस पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं, वो किसी भी तरह से दोषी नहीं है। आइए समझते हैं पीएमएलए में जमानत की प्रक्रिया इतनी पेचीदी क्यों है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत बेहद ही मुश्किल से मिलता है। पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहला, प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया, और दूसरा, आरोपी के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इन प्रावधानों को मनमाना और कठोर बताया जाता है क्योंकि ये जमानत के चरण में निर्दोषता की धारणा को उलट देती है। विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 45 उपधारा 1 के तहत जमानत की जुड़वा शर्तों को अपनी मंजूरी दी थी। यह निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जमानत देने में देरी या इनकार को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में आपराधिक न्याय प्रणाली की कमजोरी के रूप में देखा। पीएमएलए की धारा 45 उपधारा 1 के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को जमानत या बॉन्ड पर रिहा करने से पहले सरकारी वकील को शुरू में आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और दूसरी बात, जब आवेदन का विरोध किया जाता है तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि वहां ये मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर बाहर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 या पीएमएलए की धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपी को जमानत देने की शर्तें प्रदान करता है। पीएमएलए के तहत अपराध के आरोपी
किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है। जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि इस तरह के अपराध का वो दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह शर्त उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब व्यक्ति अन्य बातों के अलावा बीमार या अशक्त है। धारा यह भी प्रदान करती है कि जमानत देने पर यह सीमा सीआरपीसी की जमानत देने पर फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त है। सीआरपीसी की धारा 167 उपधारा 2 के अनुसार किसी आरोपी को मौत, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए अधिकतम 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है तो आरोपी को 60 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है। किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस स्थिति में डिफॉल्ट जमानत का हकदार है जब जांच एजेंसी जांच पूरी करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में आरोप पत्र या अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होती है। हालांकि हाल ही में कई ईडी मामलों में यह देखा गया कि एजेंसी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे आरोपियों को इस आधार पर जमानत देने का विरोध किया कि एजेंसी की जांच अभी भी जारी है और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था। निकेश ताराचंद शाह मामले में निर्णय के बाद संसद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोट किए गए कुछ विशिष्ट दोषों को दूर करने के लिए 2018 में पीएमएलए में संशोधन किया। The three-judge bench dealt with various challenges to different provisions of PMLA, including the amendment of 2018, whereby Parliament amended Section 45 after the decision in Nikesh Tarachand Shah, removing the defect and reviving the twin conditions. The three-judge bench upheld the amendment which came into effect from 19/4/2018 and thereafter declared Section 45 as reasonable and constitutional. In fact, all the challenged provisions of PMLA were declared constitutionally valid. धारा 45 के तहत अब किसी आरोपी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अनुसूचित अपराध का दोषी नहीं है, बल्कि इसके बजाय आरोपी को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि वह पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है। विजय मदन लाल चौधरी मामले में पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों की संवैधानिकता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय लाल मदन लाल चौधरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित किया, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। यह निर्णय गारंटी देता है कि ईडी अनुसूचित अपराध से जुड़े मामलों के बिना मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू नहीं कर सकता। That a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitized judicial process. Supreme Court referred to Article 21 as the Ark of the Covenant so far as fundamental rights are concerned. Though our Constitution has no due process clause or the 8th Amendment as in the US, but when it comes to the question of right to life and personal liberty of the citizens of India, following the law laid down by the Supreme Court in Cooper's case and Menka Gandhi's case, the consequence is one and the same. So therefore, following on this, in Nikesh Tarachand Shah, the two-judge bench declared Section 45(1) of PMLA insofar as it imposed two additional twin conditions for release on bail as unconstitutional, as it violated 14 and 21, Articles 14 and 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने दो शर्तों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पीएमएलए के उद्देश्यों और वस्तुओं को एसटीएफ की सिफारिशों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर पर्याप्त निर्भरता रखा। ब्यूरो रिपोर्ट।
वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए की 2 शर्तें जो कानून के तहत दर्ज मामलों में जमानत देने को और अधिक सख्त बनाती हैं, वे अदालतों को जमानत के अधिकार का प्रयोग करने या जमानत देने में रुकावट नहीं पैदा करती। यानी कि कानून भले ही कठोर हो, लेकिन हालात अगर बनते हैं तो कोर्ट बेल दे सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 या स्वतंत्रता के अधिकार से आता है। किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस स्थिति में डिफॉल्ट जमानत का हकदार है जब जांच एजेंसी जांच पूरी करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में आरोप पत्र या अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होती है। वैसे इन तरह के तमाम कानूनों के अलावा अगर हम एक और कड़े कानून की बात करें जिसका नाम है यूएपीए, जिसमें भी जमानत मिलने में मुश्किल होती है। यूएपीए कानून के सेक्शन 43D(2) के तहत पुलिस हिरासत के समय को 2 गुना तक बढ़ा सकती है। यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। यूएपीए कानून के सेक्शन 43D(5) के तहत अगर प्रथम दृष्टया उस पर केस बनता है तो अदालत भी उसे जमानत नहीं दे सकती। वैसे यूएपीए की धारा 43D(5) के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस धारा के प्रावधान अदालतों के अधिकारों से ऊपर नहीं है, जिसके तहत अदालतें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जमानत दे सकती हैं। आइए यूएपीए में बेल की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो सरकारी अधिकारियों को अस्पष्ट और मनमाने आधार पर हिरासत में लेने की बेलगाम शक्तियां देता है। मसलन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का हवाला देकर गिरफ्तारी की जा सकती है। जिस बेतरतीब तरीके से यूएपीए के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके कारण कईयों को जमानत मिलने से पहले कई महीनों तक हिरासत में रखा गया है। यूएपीए के साथ प्रमुख समस्या इसकी धारा 43D(5) में निहित है, जो किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से रोकता है। मामले में अगर पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है कि ये मानने के लिए उचित आधार है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, तो जमानत नहीं दी जा सकती है। धारा 43D(5) का प्रभाव ये है कि एक बार जब पुलिस किसी व्यक्ति पर यूएपीए के तहत आरोप लगाने का विचार करती है, तो जमानत देना बेहद मुश्किल हो जाता है। जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी देता है। जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में पुष्टि की कि अदालतों को राज्य के मामले को केस के मेरिट की जांच किए बिना स्वीकार करना चाहिए। हालांकि अदालतों ने इस प्रावधान को अलग तरीके से पढ़ा है, जिसमें एक त्वरित परीक्षण के अधिकार पर जोर दिया गया है तथा राज्य के लिए यूएपीए के तहत एक व्यक्ति के लिए मानदंडों को और सशक्त बनाया गया है। यूएपीए को 1967 में अधिनियमित किया गया था तथा बाद में वर्ष 2008 और 2012 में सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में मजबूत किया गया। अगस्त 2019 में संसद ने अधिनियम में कुछ विशिष्ट आधारों पर इसकी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने वाले यूएपीए विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई। आइए कुछ फैसलों के आधार पर हम इस यूएपीए को गहराई से समझते हैं। यूएपीए 2008 जमानत पर धारा 43D(5) यूएपीए में जोड़ी गई। बॉम्बे आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए संशोधन अधिनियम 2008 लागू किया। संशोधन में धारा 43D(5) पेश की गई, जिसके तहत अदालत को जमानत देने से इनकार करने की आवश्यकता थी अगर ये मानने के लिए उचित आधार हो कि आरोपी के खिलाफ मामला प्रथम दृष्टया सच है, तो आरोपी अपने बचाव में आरोप पत्र के बाहर कोई सबूत नहीं दे सकते हैं। यूएपीए 2016 में एंजेला हरीश सोनटक्के बनाम महाराष्ट्र राज्य।
अलगाववादी माओवादी विचारधारा फैलाने के आरोप में एंजेला सोनटाके ने लगभग 5 साल हिरासत में बिताए। जस्टिस गोगोई और पंत जेजे की एक खंडपीठ ने 2016 में सोनटाके को जमानत दे दी। फैसले में कहा गया था कि कथित अपराध को इस बात से संतुलित किया जाना चाहिए कि आरोपी जेल में कितने समय तक था और त्वरित सुनवाई की कितनी संभावना है। कोर्ट ने धारा 43D5 के बावजूद सोनटाके को जमानत दे दी, जो 1996 के शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन के फैसले पर आधारित था। इस फैसले में माना गया कि कड़ी जमानत शर्तों को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब त्वरित सुनवाई हो। अगर अत्यधिक देरी हुई तो आरोपी के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन होगा और जमानत देनी होगी। यूएपीए 2019 राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस रस्तोगी ने 2019 वटाली फैसले में धारा 43D5 की अदालत की पहली व्याख्या प्रदान की। जमानत देने के लिए न्यायालय के विवेक के लिए एक संकीर्ण सीमा तय करते हुए बेंच ने माना कि जमानत के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं, ये निर्धारित करते समय बेंच को संतुष्टि की डिग्री होनी चाहिए, जो अन्य आपराधिक कानूनों की तुलना में यूएपीए के तहत हल्की है। ये भी माना गया कि बेंच जमानत का आकलन करते समय मामले के गुण और दोषों पर विचार नहीं कर सकती। प्रभावी रूप से इसका मतलब ये है कि अदालत को घटनाओं के बारे में एनआईए के संस्करण को स्वीकार करना होगा और एनआईए द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद जमानत को सुरक्षित करना कठिन हो जाएगा। यूएपीए 2021 दिल्ली एनसीटी राज्य बनाम देवांगना कलिता। जून 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएपीए के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि जबकि पीठ वटाली के अनुसार जमानत कार्यवाही में गुणों पर चर्चा नहीं कर सकती है, वह आरोप पत्र में साक्ष्य के आधार पर एनआईए द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर ही चर्चा कर सकती है। कुछ ऐसे हैं यूएपीए के जमानत संबंधी कानून प्रावधान, जिसके कारण जमानत मिलना इतना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो माना जाता रहा है कि जमानत के मौजूदा नियम कानून ब्रिटिश जमाने में बनाए गए कानूनी प्रावधानों पर आधारित हैं और वे मानवाधिकारों के खिलाफ हैं। अब नए आपराधिक कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उसमें कुछ संशोधन करके जमानत को आरोपी के पक्ष में भी ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक लगभग 80% ऐसे अंडर ट्रायल हैं जिन्हें इन बदले हुए कानूनों के तहत काफी राहत मिलेगी और वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। कानून का उद्देश्य उन विचाराधीन कैदियों को स्वतः जमानत की अनुमति देकर भारतीय जेलों में भीड़ कम करना है, जो पहले ही अपनी अधिकतम सजा की आधी से अधिक सजा काट चुके हैं। पहली बार के अपराधी अपनी सजा का 1/3 पूरा करने के बाद जमानत के पात्र होंगे। नया विधेयक छोटे अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल करने की अनुमति देता है। कोई भी अपराध जिसमें 3 साल से कम की जेल की सजा हो उसे छोटा अपराध माना जाएगा। प्रस्तावित कानून एक गवाहों को बेहद जरूरी सुरक्षा प्रदान करता है। कई सालों से छोटे छोटे केसों में कई लोग जेलों में बंद रहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते, इस कारण वो लोग अपनी जमानत नहीं दे पाते हैं, तो इसके चलते वो जेल में लगातार बंद रहते हैं। नए कानून के तहत ऐसे भी प्रावधान है जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए अपनी तरफ से जमानत की रकम चुकाएंगी। न्यायिक प्रक्रिया को भी चुस्त और किया गया है। एक बार जब पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर हो गई है तो अदालत के पास मामले में आरोप तय करने और मुकदमा शुरू करने के लिए 60 दिन का समय होगा। एक बार मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद न्यायाधीश 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन नए आपराधिक कानून में जिस तरह से पुलिस को शक्तियां दी गई हैं वो चिंताजनक हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के तहत पुलिस 15 दिनों की हिरासत ले सकती है, लेकिन 15 दिनों की अवधि अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी अपराध के लिए 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना है तो पुलिस अधिकारी 90 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी समय
आरोपी को हिरासत में ले सकता है। इसका जमानत और हिरासत में यातना की संभावना पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि नए कानूनों को विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाए और न्यायपालिका हर एक मामले पर नागरिकों के हक की रक्षा के लिए तैयार और तत्पर रहे, क्योंकि कोई भी व्यवस्था फुल प्रूफ तो नहीं होती, इसमें खामियां होती हैं। लेकिन अब इस नए सुधार से कितना कुछ परिवर्तन होगा वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।